हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारे देश में जो कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली है, जिस वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे और ना ही हम स्कूल में जाकर आपको पढ़ा पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। बस आप उन्हें गौर से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी ग्रामर का PT1 का पहला जो चैप्टर है यानी कि उपसर्ग, ये पढ़ाने वाली हूँ। उपसर्ग आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार और अच्छे से आपको समझाने की। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस कॉपी में कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो आइए समझते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना। प्रीफिक्स पहले लगाना जिसे कहते हैं। तो उपसर्ग भी यही है कि जो शब्दांश किसी शब्द के शब्द या शब्दों या शब्दांशों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश क्या होता है? शब्दांश होता है किसी भी शब्द का एक छोटा सा अंश। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। देखिए, ये कुछ उपसर्ग के उदाहरण हैं। उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिखा है जीव। जीव का अर्थ क्या होता है? प्राणी या आत्मा। और फिर मैंने यहाँ लिखा है निर। निर का मतलब होता है बिना या निषेध। इन दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। जीव का अपना एक अर्थ है और निर का भी अपना एक अर्थ है। इन दोनों को पहले उपसर्ग छाटने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द को उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ ज्यों का त्यों रहता है, यानी उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता और उनके ही आगे लगकर उपसर्ग उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब यहाँ पर आप उदाहरण जब देख लेंगे तब समझ जाएंगे कि मूल शब्द और उपसर्ग को कैसे छांटना है और उसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए कि यहाँ पे जीव है और यहाँ पे निर है। जीव का अपना एक अर्थ है कि वो प्राणी या फिर आत्मा को कहते हैं और निर का अपना एक अर्थ है बिना या फिर निषेध। तो जब हमने जीव के पहले निर को जोड़ दिया तो वो बन गया निर्जीव। निर्जीव। तो निर का मतलब बिना था या फिर निषेध और जीव का अर्थ क्या था? प्राणी या आत्मा। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया निर्जीव, यानी ये निर्जीव बनकर इसका अर्थ निकला प्राण रहित। पहले जीव अपना एक अर्थ रखता था, लेकिन जब इसके आगे निर लग गया तो इसने अपने अर्थ में परिवर्तन ला दिया और ये बन गया निर्जीव। इसके अर्थ में परिवर्तन आया या नहीं? पहले ये जीव था, अब बन गया निर्जीव। जीव का मतलब प्राणी और यहाँ पे निर्जीव का मतलब प्राण रहित। तो जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वही उपसर्ग कहलाते हैं। आपको समझ में आई कि पहले जीव अपना एक अर्थ रखता था। जीव शब्द का अपना एक अर्थ था,
पर जब जीव के पहले निर लग गया तो इसने अपने अर्थ में परिवर्तन ला दिया, ये बन गया निर्जीव। और जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ निर्जीव में हम निर को उपसर्ग मानेंगे और जीव बन जाएगा आपका मूल शब्द। उसी तरह से अगर हम निर से और शब्द बनाए तो उससे बनेगा निर्बल, निर्दोष। बल का अर्थ आपको पता ही है। बल का अर्थ मतलब क्या होता है? शक्ति। तो बल में जब हमने नी लगा दिया, निर लगा दिया, ये निर जब हमने लगा दिया तो इसने अपने अर्थ में परिवर्तन ला दिया, ये बन गया निर्बल, यानी शक्ति रहित, जिसका कोई शक्ति ना हो। हाँ, उसी तरह से निर्दोष। निर्दोष में जब हमने निर लगा दिया, दोष का अपना एक अर्थ होता है। दोष का मतलब क्या होता है? भूल, गलती। तो दोष में जब हमने निर लगा दिया तो ये बन गया निर्दोष। निर्दोष का मतलब दोष रहित, यानी बिना दोष वाला। तो देखिए कैसे उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, पेट। पेट का अर्थ तो सभी को पता ही है। पेट में हम क्या जोड़ेंगे ये हम देख लेते हैं। पेट है और ये है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। तो जब हमने पेट में पेट के पहले भर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? इसका अर्थ बनेगा पेट भरकर। भर पेट मतलब पेट भरकर। पहले ये पेट था, जब इसमें भर लग गया तो इसने अपने अर्थ में परिवर्तन ला दिया और ये बन गया पेट भरकर। तो बच्चों, मैंने आपको बताया उपसर्ग का परिभाषा कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले वाले उदाहरण में और दूसरे वाले उदाहरण में अच्छी तरह से देख लिया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। अभी देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे भी है। जैसे देश शब्द से पहले प्र शब्दांश लगने से प्रदेश शब्द बना। नेता शब्द से पहले अभि शब्दांश लगने से अभिनेता शब्द बना। इन शब्दांशों के लगने से देश और नेता के अर्थ बदल गए हैं। ये शब्दांश उपसर्ग है। देखिए, देश अपना एक अर्थ रखता है। देश का अर्थ आपको पता ही है। देश, जब उसमें हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो वो बन गया प्रदेश। देश से वो बन गया प्रदेश। इसने अपने अर्थ में परिवर्तन ला दिया। उसी तरह से नेता का अपना एक अर्थ होता है। नेता का अर्थ आप सभी को पता है। नेता में जब हम अभी लगा देते हैं तो वो बन जाता है अभिनेता। तो नेता में जब हमने अभी लगा दिया, यानी नेता शब्द से पहले हमने अभी लगा दिया तो वो बन गया अभिनेता। अभिनेता बनकर इसने नेता के अर्थ में परिवर्तन ला दिया। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि किसी भी मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगकर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे वही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए हिंदी में कितने उपसर्ग प्रचलित हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है हिंदी में कितने उपसर्ग प्रचलित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं।
सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू उपसर्ग और चौथा संस्कृत अव्यय। इस बार हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। आपने पिछले बार हिंदी के उपसर्ग पढ़ा था, इस बार हम आपको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाएंगे। संस्कृत के उपसर्ग, ये आपको इस उपसर्गों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका अच्छे से जवाब दें। आप ये पढ़ लेंगे तो आपको और बाहर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से ही आने वाला है। तो आप इन सारे उपसर्गों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग कुल 21 है, यहाँ पे भी है। तो मैं ये इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको आपके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से इसको फ़ोटो को ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखा दूं कि उपसर्ग यहाँ पे कौन कौन से हैं। आ, औ, उप, अप, उद, अभि, अधि, अति, अनु, सु। सु फिर है सम, नि, निर, निश, वि, दुष, दुर, प्रति, परि, प्र, परा। ये कुल 21 है। तो आपको उपसर्गों को और उनके अर्थ को, और यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। और एक चीज़ उपसर्ग में आप नोट कर लीजिएगा कि जितने भी यहाँ पे आपने संस्कृत के उपसर्ग देखे हैं, उपसर्ग में कभी भी बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा नहीं लगती, यानी हर्षव और दीर्घव नहीं लगता। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अधि में भी हर्षई की मात्रा दी गई है, अति में भी हर्षई की मात्रा दी गई है, अनु में हर्षों की मात्रा दी गई है, सु में हर्षों की मात्रा दी गई है। यानी प्रश्न में कहीं पे भी आपको बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा नहीं मिलेगी। उपसर्ग में बड़ी ऊ की मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नी में भी आप मात्रा देख सकते हैं, निर में भी आप मात्रा देख सकते हैं, निश में भी आप मात्रा देख सकते हैं, वी देखिए, दुष देखिए, दूर देखिए, प्रति देखिए, परि देखिए। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग जो है उसमें आपको किसी भी तरह की बड़ी ऊ या बड़ी ई की मात्रा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आप उपसर्ग है ये बड़ी ई या बड़ी ऊ उपसर्ग में होता ही नहीं है। जब आप सब कुछ पढ़ लें और समझ जाएं, देख लें वीडियो, अगर आपको समझ आता है तो आप मेरे दिए हुए इस अभ्यास को घर पर करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितना समझा और आप कर सक रहे हैं या नहीं। अगर आप कर सक रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये उपसर्ग जो मेरा समझाया हुआ है ये आपको समझ में आया या नहीं। मैंने पहला प्रश्न जो अभ्यास में दिया वो निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। दो दो शब्द बनाइए। इसमें मैंने पहला दिया है अति, फिर दिया है प्र, फिर निर, फिर अनु, फिर शु। ये आपको जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाई है संस्कृत के उपसर्गों की, आपको वहीं से मिल जाएगी। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से खुद से कुछ नए शब्द बनाएं। दूसरा प्रश्न है उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग लिखिए। उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करना है। मैंने आपको समझाया था उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो
आपको उपसर्ग और मूल शब्द दोनों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। तो मैंने यहाँ पे शब्द दिया है अभिमान, निवास, दुर्गम, संबंध, संकोच, आक्रमण, प्रचंड, दुस्साहस, संपूर्ण, उपहास। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा।